हेलो स्टूडेंट्स, आज रिवाइज करते हैं सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल के पहले सोल्यूशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन होगा। कॉन्सेंट्रेशन निकालना आपने क्लास 11th में सीखा था, है ना। कॉन्सेंट्रेशन में एक फॉर्मूला मोलैरिटी था, एक फॉर्मूला मोलैलिटी था। मैंने जस्ट रिवीजन के लिए यहाँ लिख दिए। इसके अलावा सोल्यूशन अगर आपके पास है तो दो कंपोनेंट होंगे, एक सल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बी एंड सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ए। सी, अगर आप 1 2 लिख रहे हैं तो x2 इज फॉर सल्यूट, और अगर आप ए बी लिख रहे हैं तो एक्स बी इज फॉर सल्यूट एंड एक्स ए फॉर द सॉल्वेंट। ऑलराइट, देन मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर, नीचे टोटल मोल्स। फिर सॉल्वेंट का अगर निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर, नीचे टोटल मोल्स। और आपको पता है, सबको पता है कि अगर सारे मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट आप ऐड कर देंगे देन इट इज गोइंग टू बी यूनिटी 1। देन अगली चीज है वेपर प्रेशर। ये थोड़ा सा नया टर्म है आपके लिए। देखिए, अगर आप प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो आप इसे P0 से लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर का वेपर प्रेशर देख रहे हैं, अभी तक आपने वाटर में अगर कुछ भी मिक्स नहीं करा है और अगर आप उसका वेपर प्रेशर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप वाटर में कुछ ऐड कर देते हैं, कोई भी सॉल्यूट XYZ ऐड कर देते हैं, तो अब वो क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। और अगर आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखना है तो वो आप P से लिखेंगे। बस ये आपको ध्यान रखनी है दोनों बातें। अच्छा, फिर से आपके पास दो कंपोनेंट थे, एक सल्यूट था, एक सॉल्वेंट था। तो अगर दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग आपको प्रेशर निकालना है देन दैट विल बी सेड एज पार्शियल प्रेशर, बिकॉज आप टुकड़ों में निकाल रहे हैं, उसको ऐड ऑन करेंगे तो वो पूरे सोल्यूशन का प्रेशर हो जाएगा। तो कंपोनेंट 1 के लिए कंपोनेंट का 1 का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका प्योर कंडीशन में प्रेशर। देखिए 1 लिखा है, इसको हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। मतलब अगर वाटर है यहाँ पर तो वाटर का मोल फ्रैक्शन इनटू वाटर का प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर, ये क्या होगा, ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। आपने मान लीजिए NaCl ऐड करा है तो P2 जो है वो NaCl का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। कैसे, मोल फ्रैक्शन उसका और साथ में उसका प्योर कंडीशन में जो भी दिया होगा आपको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर सोल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना हो तो कुछ नहीं करना, आप P1 और P2 ऐड कर दीजिए। ठीक, okay. Now the main component and main attraction of this chapter is colligative properties. What are the colligative properties? Colligative properties are the properties which depends only on the particles of the solute. अब देखिए, 4 तरह की colligative property आपके सिलेबस में है। relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and the osmotic pressure. फॉर्मूला देखिए थोड़ी देर के लिए इस रिलेटिव को इग्नोर करिए, केवल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे ध्यान दीजिए। मतलब आपने एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट लिया, उसको एक सॉल्वेंट में डाला, आपने सोल्यूशन बनाया। तो सोल्यूशन बनाने के बाद जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर है उसमें कितनी डिप देखने को मिल रही है ना, कितनी डिप देखने को मिल रही है, कितनी कमी देखने को मिल रही है, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर इसको आप इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पी, और अगर इसे आप प्योर कंडीशन के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब प्योर कंडीशन के रिस्पेक्ट में आपने कितना डाउनफॉल, कितनी कमी ऑब्जर्व करी है, दैट इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऑलराइट, डेल्टा पी P0 माइनस P। देखिए प्योर कंडीशन का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि आप कह रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें से सोल्यूशन का प्रेशर माइनस करिए, ओरिजिनल से डिवाइड करिए, और ये पूरी क्वांटिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के इक्वल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट फॉर्मूला यहां लिखा था, ये देखिए, ये लिखा है, ये लिखा है। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर आप एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट अगर मिक्स करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखने को मिलेगा, वेपर प्रेशर में लोअरिंग देखने को मिलेगी, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा TB. B I have written for the boiling. Okay, delta is written for the elevation. It is equal to KB into molality. मोलैलिटी का फॉर्मूला ये यहां लिखा हुआ है। KB क्या है, KB जो है दिस इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ऑलराइट, मोलैलिटी के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दीजिए। सिंस इट इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन है, इसका मतलब इस बार जो प्योर कंडीशन का
बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा और जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। तो देखिए डेल्टा टीबी को मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपेंड करके टीबी माइनस टीबी नॉट। सेम अप्लाई कर दीजिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, दैट इज डेल्टा टीएफ। देखिए बिल्कुल डिट्टो फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है, जहां बी है वहां पर एफ कर दिया मैंने। बॉइलिंग की जगह फ्रीजिंग कर रहे हैं, मगर रिजल्ट अपोजिट है। बॉइलिंग में बढ़ के टेम्परेचर मिल रहा है, फ्रीजिंग में टेम्परेचर डाउन होके मिल रहा है। केएफ क्या होगा, आप फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीजिंग मतलब क्रायो, तो केएफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और केएफ में प्योर का टेम्परेचर ज्यादा, जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर कम, तो ये टीएफ नॉट माइनस टीएफ। देखिए एलिवेशन और डिप्रेशन में सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ इस जगह डिफरेंस आ रहा है। ओके, एंड द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सी कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है मेरा मोलैरिटी। ध्यान दीजिएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों में आपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी यूज करा था, लेकिन जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे मोलैरिटी रख रहे हैं, इसीलिए मैंने दोनों लिखे थे वहां पे। समझ आया? अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, एक्सपेंड कर लीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे पैरामीटर वही हैं। ठीक, आर की वैल्यू आपको अगर पता है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर केल्विन में, वॉल्यूम लीटर्स में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.0821। ठीक, ओके। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, कैसे सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, मींस C1 इज इक्वल्स टू C2। आप देखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कम आता है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन से क्वेश्चन वो ज्यादा पूछते हैं। तो और सिंपल हो गया आपका, देखिए आर टी सब कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर लीजिए। एंड लास्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं वांट ऑफ फैक्टर। व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? If I am using a solute and it is showing dissociation or it is showing association, जैसे आपने NaCl लिया, वो दो पार्टिकल्स में आयनाइज हो जाएगा, एक Na+ और एक Cl-, और हमने कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब आपने लिया एक NaCl था और पार्टिकल आपके हाथ में दो हैं, राइट? आपने लिया CaCl2, एक कैल्शियम और दो क्लोरीन, पार्टिकल कितने हो गए, 3। लेकिन आपने ग्लूकोज लिया, वो डिसोसिएट नहीं होगा, वो एसोसिएट भी नहीं होगा। वहीं पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी जो डाइमर बनाते हैं, उनका नंबर कम है, एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है, बेंजोइक एसिड डाइमर बनाता है। तो एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल लिए 100, बचे 50। डिसोसिएशन के केस में लिए 100 पार्टिकल, मिले 200 पार्टिकल। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक टर्म लगाना पड़ता है, वांट ऑफ फैक्टर। देखिए अनलेस अंटिल वो एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात नहीं करते हैं, तब तक आपको ये नॉर्मल फॉर्मूले लगाने हैं। और अगर वो एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस आपको देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, बेंजोइक एसिड का, तब हमें एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसे कहते हैं आई। आई इन जनरल क्या है, ऑब्जर्वेशन अपॉन कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन कहता है कि मेरे पास NaCl का एक पार्टिकल है, कैलकुलेशन कहती है मेरे पास NaCl का एक पार्टिकल है, और ऑब्जर्वेशन कहता है कि वो टूट के 2 में हो गया है। चलिए आई को लगाना अभी हम न्यूमेरिकल्स के साथ में सीखेंगे। फिलहाल तो आप इतने फॉर्मूला पे फोकस करिए, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।